नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों ने विभिन्न शहरों से भाग लिया। इस दौरान मोदी ने छात्रों से क्या कुछ संवाद किया, आपको सुनाते हैं। परीक्षा पे चर्चा के इस महत्वपूर्ण एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार परीक्षा पे चर्चा कुछ अलग है, कुछ खास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। तो इस बार मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्टूडेंट के साथ बैठ करके परीक्षा पे चर्चा की। इस स्पेशल एपिसोड में आप यही देखने जा रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा का हमारा सफर अष्टलक्ष्मी यानी नॉर्थ ईस्ट भी पहुंचा और गुवाहाटी में परीक्षा पे चर्चा, और वो भी ब्रह्मपुत्रा के उस बहते हुए प्रवाह के बीच मजे से सैर करते करते चर्चा भी चलती रही। चलिए बैठिए। प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सभी आपको एक गमछा पहनाना चाहते हैं। जरूर। असम में आए और गमछा न हो वाह, तो आप लोग तो पहनते नहीं हैं। ये स्पेशली आपके लिए कब पहनते? आप लोगों में से पहले इस प्रकार से बोट में ब्रह्मपुत्रा की यात्रा की ऐसे कितने लोग हैं? नहीं सर, नहीं किया? नहीं सर। अच्छा, शायद पहली बार कर रहे हैं। यस सर। उनका जो प्रेजेंस है ना, वो बहुत ही कामिंग है, लाइक रिलैक्स जैसा लग गया। बैठे रहने पर जो एंजाइटी होती है सब निकल गया। उनके साथ एक साथ बहुत बातें की फिर हमने। अच्छा, आप लोगों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पहले कभी देखा है टीवी पर? हाँ सर। अच्छा, कभी आप लोगों ने वो किताब देखी? हाँ सर, एग्जाम वॉरियर। तो उसमें से फिर आपको पहले जो सोचते थे परीक्षा के पहले और अब सोचते हैं, उसमें क्या फर्क है? किताब पढ़ने के बाद या कार्यक्रम देख क्या फायदा हुआ? परीक्षा से इतना डर नहीं लगता। आपके जो मंत्र दिए है ना, वैसे जैसे कि लाइक परीक्षा को एक सेलिब्रेशन उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अब थोड़ा थोड़ा परीक्षा की तरफ से मतलब डर कम रहा है। पर लेकिन डर तो घर के लोग डराते हैं ना। हाँ सर। हाँ? पूछते हैं कि लाइक वो एक नंबर कहाँ गया, क्यों कटा एक नंबर। जीवन में अगर संतोष हो जाता बस बहुत हो गया, अब क्या, तो फिर जीवन में प्रगति नहीं होती। ये जीत तो रहनी चाहिए मन में, लेकिन उसके लिए मैंने मंत्र में एक बात बताई है। सर, हमें किसी और से प्रतियोगिता नहीं करना चाहिए। शाबाश। मैंने ये कहा है कि हमने लगातार खुद से कंपटीशन करते ही रहना चाहिए। कोई हमें कहता भी 99 आए, एक क्यों नहीं आया? ठीक है, उन्होंने कहा, बात अलग है। लेकिन खुद को भी पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में ये बदलाव क्यों आया, ये कमी क्यों रही, क्या कारण था? The way he spoke just really made me feel very friendly environment and we were very great to meet him. अच्छा, आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछिए। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैंने सुना है कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक पर्टिकुलर डाइट हेल्दी रहने के लिए फॉलो करके चलते हैं। तो हम छात्र ऐसा कौन सा मैजिकल डाइट फॉलो करके चले जिससे कि हम एनर्जाइज्ड और फोकस रह पाए और हमारा सबसे बेहतर प्रदर्शन आ पाए परीक्षाओं में? हकीकत ये है कि मेरा कोई डाइट का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले अलग अलग परिवारों में भोजन करता था, तो इतना ही रहता था कि मैं वेजिटेरियन हूं तो वेजिटेरियन खाऊंगा। फिर उस घर में जो होता था वो मैं खाता था। दूसरा, मुझे खुद को कभी पकाना पड़ता था।
कभी खिचड़ी पका देता था। खिचड़ी खाते हैं नहीं हम। डाइट आपकी पसंद का होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं दवाई की तरह डाइट नहीं खाया जा सकता है। और तय करो कि पेट भर के खाना है कि मन भर के खाना है। आप ज्यादातर लोगों के क्या होता है, वो पेट मना न करे तब तक खाते रहे हैं? अनाज जो है पेट भर के खाते हैं, लेकिन सांस सीना भर के नहीं लेते हैं। यहां उल्टा करना चाहिए। दिन में जब भी मौका मिले एकदम शरीर भर जाए इतना सांस लेना चाहिए। हो सके तो कुछ पल उसको रोकना चाहिए और फिर धीरे से निकालना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, खाना कि बाकी 50 कामों में शरीर को सबसे आखिरी प्रायोरिटी देते हैं, लास्ट प्रायोरिटी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नियम बनाया कि हम सूर्योदय देखेंगे या नहीं देखेंगे? ऐसे कितने? सनराइज। ये शरीर को ये चीजें एक ताजगी देती हैं, एक एनर्जी देती हैं। इनको हमने आदत बनाई है। शरीर को सबसे पहले प्रायोरिटी दिलाती है। हो सके तो डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी मन कर गया तो 3 बजे खाया, कभी मन कर गया तो 10 बजे खाया, तो कभी रात में। ऐसा हर चीज को एंजॉय करो, हर चीज को एंजॉय करो। आपको देखिए उसका एक बड़ा टेस्ट, मजा आएगा। फिर आपको ज्यादा पेट भरने मन भर लिया तो शरीर को अपने आप फायदा होने लग जाएगा। इट वॉज अ ब्रिलियंट आंसर इन फैक्ट इन माई ओपिनियन। उन्होंने कहा था कि हमें पेट भर के नहीं मन भर के खाना चाहिए। एंड काफी अच्छी बातें बताई कि जो मन में आता है वही खाओ, बस संतुलन में और अनुशासन में रह के खाना चाहिए। सर, अक्सर हमारे माता पिता हमारे दोस्तों के साथ हमारी तुलना करते हैं, परंतु उससे ज्यादा दबाव हम पर तब पड़ता है जब हमारे अपने घर वालों या भाई बहनों से तुलना की जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कह दिया पिताजी ने कि देख तेरी बहन के अक्षर कितने बढ़िया है, उसके हैंडराइटिंग कितने अक्षर है, तो अच्छा व्यक्ति क्या करेगा? उस बहन को कहेगा बहन मुझे सिखाओ ना, मैं कैसे हैंडराइटिंग अच्छा बनाऊं। दूसरा क्या करेगा? बस ये माँ पापा माँ को बहन ही अच्छी लगती है, उसके हैंडराइटिंग अच्छे लगते, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं देखते नहीं है। अगर परिवार में भी किसी एक की अच्छाई की बात होती है तो हमने उस भाई या उस बहन से उसकी अच्छाइयों को सीखने का प्रयास करना चाहिए और पिता माता को कहना चाहिए कि आपने अच्छी बात बताई है, ये चीज मेरे में नहीं है, मुझे बताइए मैं कैसे इसको तैयार करूं। तो पिता माता का आपकी तरफ देखने का दूसरों को देखिए ये बुरा नहीं मानता है, ये इसमें से सीखने का प्रयास करता है। कंपैरिजन से माँ बाप ने बचना चाहिए और मैं हर माँ बाप से कहता हूं कि कृपा करके आप परिवार में किसी के सामने उतनी तारीफ न करें ताकि बच्चे की आदत खराब हो जाए। इतनी तारीफ न करें एक बच्चे की कि दूसरे बच्चे को लगे कि देखो हर बार ये तो इसकी बात दुनिया में बताते रहते, मेरी तो बताते नहीं। परिवार में अगर निकट हमसे कोई ज्यादा अच्छा है, हमें मनोमन उसको गुरु मान लेना चाहिए। उसको पता नहीं होना चाहिए कि आप उसको गुरु मानते हैं। अब उसको कहना चाहिए यार तुम बैडमिंटन बहुत बढ़िया खेलते हो, मेरी गलती क्या होती है मुझे सिखाओ, तो वो भी अपने आप को बड़ा नहीं मानेगा। वो कहेगा यार ये मेरे से सीखना चाहता है, वो अपने को बराबर ही मानेगा। नर्वसनेस तो ऑब्वियसली थी ही, पर साथ में बहुत उत्साहित भी फील हो रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि मैं मोदी जी से मिलने वाली हूँ। मतलब मुझे लगा नहीं था ऐसा मेरे साथ कभी होगा, पर जब हुआ तो बहुत ही खुशी हुई। अक्सर छात्रों को स्टेज में या फिर लोगों के सामने बात करने में तकलीफ होती है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? तो आप अगर उनको सलाह देनी है तो क्या दोगे? हाँ, आइए मेरे पास, आगे आगे सब लोग आइए। अगर किसी को 1, 2, 3 में कहना है तो कैसा कहें? आत्मविश्वास रखना चाहिए। हाँ, ये आत्मविश्वास जो है ना,
उसमें दो शब्द है। दो शब्द कौन कौन से हैं? जिसका अपने आप पर विश्वास है उसको कभी डर नहीं लगता। आपको अपने पर विश्वास है क्या? अगर खुद पर विश्वास है तो आप हर चीज को पार कर सकते हैं। जिसको खुद पर विश्वास होता है करता क्या है? पूरी परिस्थिति का मनोमन अध्ययन करता है। आपने स्वामी विवेकानंद जी का ने एक चिट्ठी लिखी थी जब शिकागो में उनका भाषण हुआ, जो बहुत प्रसिद्ध भाषण है और विवेकानंद जी की बहुत तारीफ भी होती है। लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखी कि जब मुझे शिकागो में बोलना था मैं बहुत नर्वस हो गया कि दुनिया के इतने बड़े बड़े विद्वान, आयु में इतने बड़े बड़े लोग, इतने तपस्वी लोग, मैं क्या बोलूंगा। तो उन्होंने उसको लिखा मैं बहुत था। और फिर बोले, मैंने मन में माँ सरस्वती को याद किया और माँ सरस्वती को मैंने कहा कि माँ मुझ में जितनी शक्ति है उसको जगा दो। जो कुछ मैं सीखा हूं वो एक साथ मेरे जुबा में आ जाए। बोले मैंने ऐसी प्रार्थना की और मैं गया मंच पे। और जब मैंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऐसा कहता ही 2 मिनट तक तालियां बजती रही। बस वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया। विश्वास आ गया। नहीं, मैं सोचता था वैसा मैं नहीं हूं, मेरे भीतर तो कुछ है। आत्मविश्वास आ गया। तो हर एक के जीवन में आज कितने ही अच्छे वक्ता क्यों न हो, कितने ही बड़ा अच्छे खिलाड़ी, आपने देखा होगा क्या सचिन तेंदुलकर कभी 0 से आउट नहीं हुए क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस के कैंप कार्यालय उद्यान को प्रदर्शनी 2026 में उत्कृष्ट रखरखाव के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। पुरस्कार राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण को प्रदान किया। यह सम्मान कार्यालयीन अनुशासन, नियमित निगरानी और सुव्यवस्थित प्रबंधन का परिणाम है। उद्यान न केवल सुंदर है बल्कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सतत देखभाल का आदर्श भी प्रस्तुत कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर
मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता कृष्ण अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है। दूसरे दिन के सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। अत्यंत दुख के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी का दिनांक 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 2017 में, तत्पश्चात वर्ष 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर, जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। रूप में था जो समाज के सभी तबकों के लिए, विशेषकर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के कल्याण के लिए वे निरंतर समर्पित रहे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक बुनियादी विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एक सकारात्मक योगदान दिया था। राजनीति के साथ साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का शिक्षा जगत से भी विशेष जुड़ाव था। वे एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ इतिहास संकलन समिति बरेली के अध्यक्ष व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कार्य समिति के भी सदस्य रहे। जब शिक्षा जगत से जुड़े इस प्रकार के विद्वान शिक्षाविद विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं तो अपने अनुभव, अपनी विशेषज्ञता से भावी पीढ़ी के निर्माण में सामाजिक चेतना का विकास करने के साथ साथ लोकतांत्रिक परंपराओं को भी और अधिक सुदृढ़ करते हैं। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से
प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, वर्तमान विधानसभा के ही वरिष्ठ सदस्य श्री विजय सिंह गौड़ का भी दिनांक 8 जनवरी 2026 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री विजय सिंह गौड़ इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे 8वें बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1980 में, उसके पश्चात वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र दुग्धे तत्कालीन जिला मिर्जापुर से निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1989 में निर्दलीय, वर्ष 1991-93 में जनता दल, वर्ष 96, 2002 का मई 2024 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दुग्धे जिला सोनभद्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के अनेक समितियों के भी सदस्य रहे। श्री विजय सिंह गौड़ को जनजातीय समाज की एक सशक्त आवाज के रूप में जाना जाता था। वे सादगी, सरल व्यवहार और संघर्षशील छवि के लिए जनता के बीच में लोकप्रिय थे। जनजातीय समाज के जल, जंगल, जमीन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को उन्होंने सदैव प्राथमिकता दी। वे सदन में भी अपने निर्वाचन क्षेत्र और जनजातीय समाज के हितों को लेकर लगातार मुखर रहे। वे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली के भी सदस्य रहे। श्री विजय सिंह गौड़ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया। उनके निधन से न केवल जनजातीय समाज बल्कि पूरे समाज की एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने कानून और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ग्रेटर नोएडा में विशेष अभियान चलाया। अभियान का संचालन पुलिस उपायुक्त और उनके अधिकारियों के निर्देशन में किया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 383 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि इस तरह के अभियान जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले भदोही से निकली एक मशाल अब पूरे देश के लिए मिसाल बनती जा रही है। एक नई पहल, एक नई कोशिश संस्था के संस्थापक कृष्णा यादव ने साल 2015 से पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी मुहिम छेड़ी जिसने आज एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। बता दें कि कृष्णा यादव ने प्रण लिया कि वर्ष 2026 में उनकी टीम 1 लाख नए पौधे लगाएगी। खास बात यह है कि टीम केवल पौधा लगाकर जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी बल्कि उनके जीवित रहने और फलने फूलने तक उनका पूर्ण संरक्षण भी सुनिश्चित करेगी, जिसके चलते कृष्णा यादव ने समाज में एक नई परंपरा को जन्म दिया है। अब पितृपक्ष, तेरहवीं, शादी विवाह और जन्मदिन जैसे हर सामाजिक अवसर पर स्मृति के रूप में पौधा भेंट करना ही उनका मुख्य लक्ष्य बन चुका है, ताकि हर खुशी और गम में प्रकृति का साथ बना रहे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।